शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मैं इस समय उत्तर भारत के देहाती महासागर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे लहलहाते खेत हैं, सरसों का मौसम है और जाड़े की तमाम फसलों का मौसम है। लेकिन दुनिया में फिर से कोरोना ने अपने नए स्ट्रेन के साथ एक नया डर पैदा किया है। हालांकि सेकेंड वेव, थर्ड वेव जैसे शब्द भारत के लिए उतने असरकारक नहीं हुए, लेकिन दुनिया में तो इसका डर है ही है। एकाएक दुनिया ने इंग्लैंड को सील कर दिया और इंग्लैंड से अपने हवाई और दूसरे रिश्तों पे लगाम लगा दी। भारत ने भी ऐसा किया है। तो हम एक दो तरह की दुनिया देख रहे हैं। पश्चिमी दुनिया में बुरी तरह से कोरोना का डर विद्यमान है और बढ़ा है। दूसरी ओर पूर्वी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे देहाती महासागर में बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य मास्क वगैरह का भी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं समझते और वो लंबे समय से उनको कोई इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो इस बारे में ज़रूरी था कि जाना जाए कि हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो इंग्लैंड में ही अपने दोस्त, दो भारतीय मूल के डॉक्टरों से मैंने कल बात की, डॉक्टर चटर्जी और डॉक्टर जैनर। डॉक्टर जैनर लंदन से कई बार हमारे प्रोग्राम्स में जुड़े हैं, डॉक्टर चटर्जी पहली बार। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस नए स्ट्रेन को लेके, कोरोना को लेके जो दुनिया में आपाधापी मची है, उसमें दरअसल हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ इंडिया में पैनिक है और पैनिक इस वजह से है कि इंग्लैंड से आपके यहाँ से एक खबर आई है कि आपके यहाँ तो इस तरह का कंफ्यूजन है कि गोया एक नया वायरस क्रिएट हो गया है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो ठीक ठाक मीडिया को देख रहे हैं, उनको पता है कि एक नया स्ट्रेन है। क्योंकि वायरस अपने रंग बदलता रहता है, बहुत सारी चीजें उसमें हमेशा हर वायरस में होती रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आप जैसे लोगों से जो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इंग्लैंड में क्या हुआ है, जैसे सारी दुनिया ने उससे अपना कनेक्शन तोड़ दिया है और लोग डरे हुए हैं। फिर एक बार जब सेकेंड वेव आई थी, और इंग्लैंड में इसका क्या असर हो रहा है, थोड़ा सा बताएं आप। सॉरी जी, well, thank you firstly for inviting me. जैसा आपने सही कहा है कि वायरस एक लाइफ प्रोटीन है, खास करके वो जब इन्फेक्शन कॉज करता है और उसमें कभी म्यूटेशन बंद नहीं होते। तो एंड एवरी टाइम, हर एक बार जब वायरस म्यूटेशन करता है, रेप्लिकेट करता है, उसमें प्रोटीन्स में कुछ तब्दीलियां आते हैं, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो सार्स कोवी 2 जब से 2018 जो है 19 में जब हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारियां मिलने लग गए, तब से उसमें हमने देखा है कि उसमें ट्रेंड है कि उसमें ऐसे म्यूटेशन चलते रहते हैं। और अभी तक दुनिया भर में उसके हजारों से ज्यादा म्यूटेशन हमने स्टडी किया है, तो उससे हम ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। खास करके हम जो देखते हैं कि उस म्यूटेशन के वजह से क्या वायरल बिहेवियर में कोई तब्दीलियां आ रहे हैं या उसके वजह से जो बीमारियां फैल रहे हैं, क्या उसमें कोई तब्दीलियां आ रहे हैं। तो यूके में, जैसे आपने कहा, हम सितंबर से पहले से एक ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया है। हमारे यहाँ पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स हैं, वो स्टडी करते हैं, ऐसे पेशेंट से सीरम कलेक्ट करते हैं और फिर उनको आइसोलेट करते हैं और डिजीज प्रोफाइल के साथ उन जीनोमिक सीक्वेंसेस को मैच करते हैं। तो इसके वजह से हमने देखा कि एक पर्टिकुलर जो म्यूटेशन है, उसके वजह से डिजीज में ट्रांसमिसिबिलिटी में कुछ फर्क पड़ रहा है। और ये माना जा रहा है, अभी तक जो जानकारी हमें हासिल है उसके बुनियाद पे, कि करीब 70% इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी पॉसिबल है ये नई म्यूटेशन की वजह से। अच्छा, तो ये हमारी अभी तक का मानना है कि it should be taken with notice and we need to study this in depth. इसका जो लॉन्ग टर्म प्रभाव है उसके बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। हमें ये नहीं पता है कि इसके वजह से क्या वाकई में जो विरुलेंस कहते हैं, वायरल विरुलेंस कहते हैं, जिसके वजह से हम आपकी बीमारियों में कुछ तब्दीलियां आते हैं, उसमें या तो आपका सीवियर मॉर्बिडिटी प्रोफाइल होता है या आपका मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। ऐसी कोई हमारी पास अभी जानकारी है नहीं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस म्यूटेशन से उन डिजीज के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें कोई चेंजेस आए हैं। ऑल वी नो दैट दिस स्ट्रेन इज ट्रांसमिटिंग क्वाइट रैपिडली, इट इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग क्वाइट रैपिडली, और उसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। पर जो एग्जिस्टिंग हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, हमने जो बिहेवियर्स अडॉप्ट किए हैं,
वही चीजें हम जनसाधारण में वितरण करने की उसी पे आप ध्यान रखें, उसी से इसको रोका जा सकता है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर जैनर, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन सबसे पहले तो यूके में ही शुरू हुआ, फिर तुरंत अमेरिका ने अडॉप्ट किया, फिर यूरोप के दूसरे देश भी अडॉप्ट कर रहे हैं, भारत में भी जल्दी इस बारे में कोई फैसला होने वाला है, और हम लोग भी जो यहाँ ट्रायल अपने वैक्सीन कर रहे थे उसकी 3rd स्टेज में है कुछ मामलों में। तो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसका इस नए स्ट्रेन से क्या कितना फर्क उसमें पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या वैक्सीनेशन होगा तो ये चाहे जिस फॉर्म में हो रुक जाएगा? थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इसको भी थोड़ा आप एलाबोरेट करें। जी, शीतल जी, ये जो वायरस है ये नया वायरस नहीं है। पहले तो जो न्यू वायरस मीडिया वाले दिखा रहे हैं, इसमें नॉट न्यू वायरस, ये पहले वाले वायरस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब तक 1200 चेंज हो चुके हैं। ठीक। जब भी वायरस में म्यूटेशन होता है हम 4 चीजें देखते हैं। ठीक। उसका ट्रांसमिशन तेज तो नहीं हो जाएगा, वो इसमें हुआ है। ठीक। दूसरा देखते हैं कि वैक्सीन जो हमने बनाई है उसको ये एस्केप तो नहीं कर जाएगा, बाईपास तो नहीं कर जाएगा। ठीक। उसका कोई एविडेंस नहीं है अभी तक, ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी इसके खिलाफ, ये एविडेंस है। नंबर 3, हम देखते हैं कि जो हम डायग्नोसिस का टूल्स है जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं RT-PCR, ठीक, उसको ये बाईपास तो नहीं करेगा, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी सही है। और चौथा देखते हैं कि जो पहले मोर्टेलिटी थी 1% 2%, वो बढ़ तो नहीं जाएगी, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। केवल बढ़ा है ट्रांसमिशन की रफ्तार। ओके। 4 में से एक ही पार्ट, ट्रांसमिशन की रफ्तार। अब ट्रांसमिशन की रफ्तार को रोकने के लिए वैक्सीन प्रभावशाली होगी। ठीक। जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन देंगे उतना ही ट्रांसमिशन रेट कम हो जाएगा। ठीक। उतना ही म्यूटेशन भी कम हो जाएगा, उतना ही म्यूटेशन भी कम हो जाएगा। ठीक। तो यूके में हर हफ्ते 1 लाख वैक्सीन दे रहे हैं हम, और ये बढ़ जाएगी हर हफ्ते 1 लाख। ठीक। और मैं अपने आप को कल, हाँ मेरे को कल वैक्सीनेशन होगा। अच्छा। तो वैक्सीन इसका ट्रांसमिशन का रेट भी रोकेगा, म्यूटेशन का रेट भी रुकेगा वैक्सीन से। ठीक। सो इसमें हड़बड़ाना, पैनिक रिएक्शन, डरना, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं। एक म्यूटेशन हुआ है प्रोटीन में जिसके कारण इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। पहले ये 1 to 1 4 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, अब 6 को करेगा, 7 को करेगा जी। लेकिन मोर्टेलिटी नहीं बढ़ेगी। और ऐसा नहीं कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी, आगे चल के हो सकता है कि नया म्यूटेशन आए वो वैक्सीन को बाईपास कर जाए। लेकिन ये वाला म्यूटेशन वैक्सीन को बाईपास नहीं कर रहा, इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर चटर्जी, आप इंडिया की खबरें तो देखते ही होंगे। ऐसा आज की दुनिया में हम आपकी खबरें देखते हैं तो आप हमारी अपने मुल्क की खबरें नहीं देखते हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप देख रहे होंगे कि हमारे देश 2 तरह से बिहेव कर रहा है। एक छोटी सी पॉपुलेशन है जो उन्हीं नॉर्म्स को पालन करने की कोशिश करती है जो दुनिया बताती है। आप यूरोप बताता है सब, और दूसरे देश बताते हैं, अमेरिका बताता है। क्योंकि इसके बारे में जो भी जानकारी जुटाने का पूल है वो यूरोप और यूएस से ही आ रहा है। हमारे यहाँ तो उस तरह से मॉनिटरिंग उस हद तक नहीं हो रही है। लेकिन हमारे एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस सब को नहीं मान रही है, एक तरह से कह सकते हैं, जिसकी मेजॉरिटी है वो पॉलिटिकल रैली कर रही है, वो धर्मों के केंद्रों में बहुत भीड़ लगाती है, वो खुल जाता है तो मार्केट भी खूब जाती है, वो सब करती, शादियां करती है, उसमें नाचती गाती है, भीड़ करती है, मास्क भी नहीं लगाती है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा होगा जब आप लोग तो इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं, इतना मॉनिटर कर रहे हैं, इसके सारे म्यूटेशंस को रीड कर रहे हैं और प्रिकॉशन लेके एक्शन ले रहे हैं। हम इतना सब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेलीविजन पे या किसी जिंगल में थोड़ा सा प्रोपेगेंडा कर दे रहे हैं। तो इंडिया में क्या क्या हो रहा होगा, जो इंडियंस को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एडवाइस। जी, पहली चीज तो ये है किसी भी बीमारी को आप किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी देखना चाहिए। तो हमारे देश में जैसे कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो नेचुरली उपलब्ध हैं, जैसे कि वी हैव लॉन्गर समर डेज, देयर इज हायर रेट्स ऑफ नेचुरल यूवी लाइट्स फ्रॉम सनलाइट, जिसकी वजह से कुछ नेचुरल प्रोटेक्शंस मिलते हैं। और कुछ चीजें हैं जो हम वहाँ पे उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, उनको हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोचिए कि इफ यू to take the context of a slum like Dharavi, वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंस का क्या माने रहेगा। तो कुछ चीजें जो है तो हमको हमारे नजरिए से देखना पड़ेगा, उनको हमारे सोशल परिप्रेक्ष्य में उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो
मैं सोचता हूँ कि इंडिया जैसे देश में जिनके पास ये अप्लायंसेस उपलब्ध हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रांसमिशन को रोके, अपने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करे, और उनपे ये जिम्मेदारी है कि वो समाज के जो दूसरे श्रेणी के लोग हैं जिनको पास ये सब साधन उपलब्ध नहीं है, उनको भी प्रोटेक्ट करें, जानकारी देकर और उनके साथ अपना सोशल डिस्टेंसिंग बजाय रखकर. So there's a scope of a lot of interventions or mediums to be adopted in India to prevent the transmission of this virus. SARS-CoV-2 को अगर हम बृहत्तर श्रेणी में देखें तो इट्स अ रेस्पिरेटरी वायरसेस. सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस के खिलाफ कुछ नॉर्मल प्रोटेक्शन नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि इफ यू मेंटेन एडिक्वेट एरेशन, expose yourself to natural air light, जो सनलाइट होते हैं जिसकी यूवी रेस के वजह से ये वायरस अपने आप खत्म हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में. मेक श्योर दैट यू कीप अप ऑन नेचुरल स्लीप, नेचुरल हाइजीन, मेक श्योर दैट यू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, अपने न्यूट्रिशन को बजाय रखें, तो यू डेवलप एंड बूस्ट अप योर इम्यूनिटी. वो कुछ जनरल मेजर्स होते हैं जो सारे ऐसे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं उसके साथ उनको हमें प्रोटेक्शन कन्फर करता है. और जैसे जो डॉक्टर जैनर ने कहा कि जो वैक्सीनेशन के जो दौर अभी आने वाले हैं या अभी जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ, आई थिंक वी हैव टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन. वी हैव टू बिलीव कि अभी तक जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है उससे ये हमें पता है कि इट्स अ 1 पॉइंट म्यूटेशन, और ऐसे सारे हजारों म्यूटेशन सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस में जैसे इन्फ्लुएंजा होते हैं उसके हर एक साल में हम डिफरेंट बैचेस ऑफ वैक्सीनेशन हम लॉन्च करते हैं ताकि उसके वजह से वी गेट रीजनेबल इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस. तो उस पर हमें अमल करना चाहिए, और बाय एंड लार्ज एन मास ये वायरस ये वैक्सीन हमको फ्री में जनसाधारण को उपलब्ध करवाना चाहिए. इसके बिना पे हमें मास इम्यूनिटी हासिल होगा, और इसको सालों साल हमें उनको अपडेट करना चाहिए न्यू स्ट्रेन्स ऑफ वैक्सीन के साथ, ताकि ये इम्यूनिटी बजाय रखे. और after you achieve a certain amount of immunity, जैसे कि even when you start touching 30-40% of the vaccination of the population, हम यहाँ पे कहते हैं R number, transmissibility number, जिससे पता चलता है कि एक आदमी को अगर उनमें संक्रमण हुआ इस वायरस का तो वो कितने में फैलाएगा. Currently जैसे यूके देश हमारे जो ये देश है यहाँ पे R number is hovering somewhere around 1. अब हमें इस बात का हमें इस बात का भी अमल कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन हमारे यहाँ, ये न्यू म्यूटेशन जो हमारे यहाँ पे हुआ है, इससे R नंबर बढ़ के 1.4 हो सकता है. वो इट इज ऑलरेडी कॉजिंग अलार्म इन अस, क्योंकि 1.4 के मतलब अगर हम ट्रांसलेट करें तो उससे हमें पता चलता है कि द एपिडेमिक इज ग्रोइंग, इट्स नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल. अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो ये R नंबर 1 से 0.4 कम होके 0.6 में बदल जाएगा, जिसमें हमें ये पता होगा कि वी आर एक्चुअली विनिंग ओवर दिस एपिडेमिक. तो अगर इंडिया में मास वैक्सीनेशन होता है, R number is nowhere close to 1 in India. Already we are in a better stage in comparison to a country like UK. You don't have the same. यहाँ पे जो अभी यहाँ का बाहर की एटमॉस्फेयर देखिए, it is raining, it is cold. ऐसे हालात में all respiratory viruses grow alongside other respiratory viruses like influenza. ये भारत में इसका डर नहीं है. तो हमारे पास नेचुरल कुछ एडवांटेजेस हैं. मास इम्यूनिटी, हमारा हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छा है. तो उसके ऊपर जब वैक्सीन का प्रभाव आएगा, our numbers are going to drop significantly and we will get full control over the viruses. तो कोई डरने की बात नहीं है, पर चेतावनी की बात है और सचेतना की बात है. इससे हम वायरस पे काबू कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छा आपने बताया. डॉक्टर जैनर, ये बताया कि पिछले 10 महीनों से मनुष्य इस बीमारी से लड़ रहा है, इस वायरस से लड़ रहा है, और इसके खिलाफ उसने ठीक है वैक्सीन जब भी आई, देर तो नहीं आई, ये तो बहुत जल्दी बनी वैक्सीन कुल मिला के, और दूसरी चीजें की हैं उसने. लेकिन जो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आपके हिसाब से इन 10 महीनों में आदमी ने काफी नॉलेज गेन की है इसका मुकाबला करने में? मॉर्टेलिटी रेट हमने घटाया है कि नहीं? क्या है दुनिया का एक्सपीरियंस? यस, इसमें सबसे ज्यादा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो उसका इम्प्लीकेशन अप्लाई जो हुआ वो इंडिया में ही हुआ है. यूरोप वाले कंट्री जो है और अमेरिका जो एडवांस कंट्री है, वो लीगलिटी में फंस गए, कानूनी उसमें. हमारे यहाँ एक कानून है यूरोप में कि ट्रायल के समय जो आपने डोज यूज की थी
उससे ज़्यादा नहीं दे सकते बाद में। अब वो ट्रायल के समय हमने लोवेस्ट डोज यूज की थी स्टेरॉइड यूके में, 6 मिलीग्राम, डरते डरते, और बड़े सीरियस मरीजों में यूज की थी जो मरने वाले थे, मरे या ना मरे, उनमें 1/3 बच गए। अब उससे ज़्यादा डोज हम दे नहीं सकते, और कम सीरियस में भी नहीं दे सकते, उन्हीं में देना पड़ेगा। इंडिया में ऐसा कोई कानून है नहीं, तो इंडिया में स्टेरॉइड को अर्ली स्टेज में दे रहे, ज़्यादा डोज में दे रहे। तो इंडिया में इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा हो गया ट्रीटमेंट का। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप देखेंगे कि एक आम डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, BMS डॉक्टर आराम से इन मरीजों को घर पे ही उनके इलाज करेंगे, जैसे सर्दी जुकाम बुखार का इलाज होता है। जो एडमिशन रेट है बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं जी। इसका स्टैंडर्डाइज इलाज सीधे यह है कि 6-7वें दिन आपका बुखार अगर तेज होता है, सांस फूलता है, तो उस समय स्टेरॉइड शुरू कर दो, हफ्ता 10 दिन के लिए, मरीज ठीक हो जाता है। ना अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती, ना मोर्टेलिटी होती, ना वेंटिलेटर। और यहाँ से बैठे हुए मेरे ऑब्जर्वरशिप में टीम के थ्रू हम कम से कम 400 मरीजों को ठीक किया है हमने इस तरीके से। एडमिशन भी नहीं हुआ, मोर्टेलिटी भी नहीं हुई। तो ये डिस्कवरी तो हुई है। डिस्कवरी कुछ हिस्से में वर्ल्ड के लीगलिटी में फंस गई, ठीक। और WHO ने अपना कोई इंडिपेंडेंट ट्रायल किया नहीं, उन्होंने जो ट्रायल हुए तो उनको कंबाइंड कर दिया बस। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट होगा, और ऑलरेडी उस डायरेक्शन में टॉर्च लाइट आ चुकी है। एंड इट इज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी ऑलवेज स्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक, इसके मॉडिफाई हो सकता है इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक। डॉक्टर चटर्जी, कोई और बात ऐसी आप सोच रहे हो कि भारत के हिंदी भाषी दर्शकों को आप बताना चाहे, जो मैं अपने सवाल में नहीं पूछ सका आपसे? जी, इस बारे में तो जानकारी आते रहते हैं, पर जितनी करेज, संयम हमने पिछले साल में दिखाया है हमारे देश में, जहाँ की डॉक्टर जैनर भी बात में ये कहते हैं कि हमारे वहाँ पे सिस्टेमिक गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन रादर स्लिम। तो हमारे मीगर रिसोर्स के बावजूद हमने जितना संयम दिखाया है, जितना हमने साहस दिखाया ये पिछले साल में इस कोविड बीमारी के साथ जूझने के लिए, और इतने सारे मुश्किलों के बावजूद हमने कहा है कि जो दिन मजदूर थे उनको हम कहें कि आप घर में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, उनको कितना तकलीफ हुआ, उसके बावजूद उन्होंने ये साहस, ये संयम दिखाया। इसलिए मैं तो आई एम रियली अमेज्ड एंड इट्स अ रिच ट्रिब्यूट टू द करेज एंड रेजिलियंस ऑफ आवर नेशन। तो ये चीज हमको एक प्रत्यय देता है कि कल हम बिल्कुल इस बीमारी से पूरी तरह से हमको छुटकारा मिल जाएगा। जब वैक्सीनेशन आएगा और उस पर और जानकारी मिलेगी, हम और जनसाधारण में प्राइमरी लेवल में हम इंटरवेंशन लॉन्च कर सकते हैं, जिसके वजह से SARS-CoV जैसी बीमारियां जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस है उस पर और हम उसके और अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। पर इससे एक लेसन ये लेना चाहिए कि जो प्राइमरी इंटरवेंशंस होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस को ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो हमको जो स्टेप्स जो हमको जानकारी मिला है इस कोविड पैंडेमिक की वजह से, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट्स वाइडली एप्लीकेबल अगेंस्ट ऑल ट्रांसमिसेबल डिजीजेस। उस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये डेटा सोर्स और जो जितना हमको इस रिसर्च की वजह से जानकारी मिला है उसको और वाइडली हमको सर्कुलेट करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारे समाज में जो श्रेणियां जो है द प्रिविलेज द क्लास, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहिए कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करें कि बाकियों में ट्रांसमिशन रोके और ओवरऑल हेल्थ ऑफ द नेशन इंप्रूव करें। So I think it calls for leadership and it calls for a responsibility. But I think Indians have it in them to come out and evolve from this and show their leadership to the world. Thank you very much, both of you, for your time and everything, I may say. Thank you very much. Namaskar. Thank you. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।